नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 3 में साहित्य शास्त्र के अंतर्गत प्रतीक यानी सिंबल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। प्रतीक का सामान्य अर्थ चिह्न होता है। परिभाषा: यह चिह्न जब वस्तु विशेष, भावना विशेष, विचार विशेष या व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करता है तब प्रतीक कहलाता है। डॉक्टर भागीरथ के शब्दों में, अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सादृश्य एवं प्रत्यक्षता के कारण जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रियाकलाप, देश, जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता है तब वह प्रतीक कहलाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय झंडा, कमल का फूल और दीपक आदि हैं। किसी एक कवि की रचनाओं में किसी विशेष बिंब को बार बार दोहराए जाने पर वह प्रतीक बन जाता है। जैसे महादेवी वर्मा की कविता में दीपक, निराला की कविता में वसंत और प्रसाद की कविता में हिमालय आदि प्रतीक के रूप में है। डॉक्टर नित्यानंद शर्मा के शब्दों में, अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रस्तुत का नाम प्रतीक है। जैसे शिवलिंग अदृश्य का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तब वह प्रतीक बन जाता है। प्रतीक की निम्न विशेषताएं मानी जा सकती हैं। प्रतीक किसी अगोचर अथवा अप्रस्तुत विषय का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है, प्रतीक दृश्यात्मक होता है। तीसरा, यह प्रतिनिधित्व सदृश, साहचर्य तथा रूढ़ि के कारण हो सकता है। और चौथा है, प्रतीक उपमेय के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला उपमान है। काव्य की भाषा में इसे रूप अतिशयोक्ति कहा जाता है। हिंदी में संत कवियों ने शरीर, जगत, माया, ईश्वर आदि को व्यक्त करने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। बच्चन की मधुशाला में मधुशाला, प्याला, हाला, मधुबाला आदि प्रतीकों का प्रयोग किया है। फ्रांस में 19वीं सदी के अंतिम चरण में प्रतीकवाद का आरंभ एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में हुआ। इसके पुरस्कर्ता बादलेयर, मलारमे माने जाते हैं। यथार्थवाद की प्रतिक्रिया में आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा और इन मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए अमूर्त प्रयोगों की शुरुआत होने लगी। इस प्रवृत्ति के बढ़ने से प्रतीकवाद एक आंदोलन बन गया। सन 1870 से 1885 ईस्वी के मध्य कला साहित्य के क्षेत्र में प्रतीकवादी आंदोलन शुरू हो गया। जॉन मोरआस ने सन 1886 ईस्वी में फिगरो नाम के पत्र में प्रतीकवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित कराया। लॉबर्ट ओरिएंट ने सन 1886 ईस्वी में प्रतीकवाद की व्याख्या करते हुए एक लेख प्रकाशित कराया। प्रतीकवादी आंदोलन को स्टीफन मलारमे ने आगे बढ़ाया। वर्लेन, रिम्बो, कार्वे आदि प्रतीकवाद के समर्थक थे। भारत में प्रतीकवाद साहित्यिक आंदोलन नहीं बन सका। हिंदी साहित्य में प्रतीकों का विशेष प्रयोग छायावादी, रहस्यवादी कविता में किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर पर विलियम बटलर येट्स का प्रभाव था, अतः उन्होंने औपनिषदिक चेतना को कवि सुलभ रहस्य चेतना के रूप में प्रतीकों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया, किंतु उन्हें प्रतीकवादी नहीं माना गया। प्रतीकों के प्रकार इस प्रकार हैं। काव्य में प्रयुक्त प्रतीकों को निम्न भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक प्रतीक, सांस्कृतिक प्रतीक, ऐतिहासिक पौराणिक प्रतीक, सामाजिक प्रतीक और वैज्ञानिक प्रतीक। महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। लैंगर के शब्दों में, प्रतीक जिस वस्तु का प्रतीक है उस वस्तु का नहीं, उस भाव को, उस धारणा को व्यक्त करता है। इमर्शन के शब्दों में, सांकेतिक अभिव्यक्ति का नाम साहित्य है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, प्रतीक रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है।
जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तब वह प्रतीक बन जाता है। आगे के शब्दों में प्रतीक शक्ति की तलाश का साधन है। राम स्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कविता के लिए एक शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं होता। प्रतीक के विशेष तत्व इस प्रकार हैं। शब्द एक प्रतीक है जिसका अर्थ श्रोता के विचार में रहता है। भारत में प्रतीकवाद साहित्य आंदोलन नहीं बन सका। हिंदी में प्रतीकों का विशेष प्रयोग छायावादी रहस्यवादी कविता में किया गया है। पंत की कविता में प्रथम रश्मि नवीन चेतना का प्रतीक है। निराला की कविता बादल ध्वंस सृजन और क्रांति का प्रतीक है। प्रसाद की कविता लहर नूतन भावोल्लास का प्रतीक है और महादेवी वर्मा की कविता दीप शिखा समर्पित जीवन की उत्सर्ग चेतना का प्रतीक है। जय हिंद। धन्यवाद। आप सब ने इस वीडियो को सुना देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।